मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की जानिब से पेश किए जाने वाले इस मनु नॉलेज सीरीज़ प्रोग्राम में मैं डॉक्टर एस मकबूल अहमद आपका खैर मकदम करता हूँ। नाजरीन, रोज़ा इस्लाम का तीसरा रुकन है। इसकी बड़ी अहमियत और फजीलत बयान की गई है। अरबी में रोज़े को सोम या सयाम कहा जाता है। सोम के मानी रुक जाने का है। इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे दरमियान मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के हेल्थ सेंटर के चीफ कंसल्टेंट डॉक्टर खुतबुद्दीन अंसारी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। डॉक्टर अंसारी साहब, आपका स्टूडियो में मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। डॉक्टर साहब, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि माह रमज़ान की आमद से तमाम लोग बड़े खुश होते हैं, कहते हैं कि बाबरकत वाला महीना, फजीलत वाला, रहमत वाला और मग़फ़िरत वाला महीना शुरू हो रहा है। और साथ साथ जब रोज़ों की बात करते हैं तो लोग बड़े एहतमाम के साथ रोज़ा रखते हैं और बाज़ लोग रोज़े से घबराहट महसूस करते हैं। और मैं अक्सर सुना कि बाज़ लोग कहते हैं कि रोज़ा रखने में कमज़ोरी होती है। तो इसलिए मेरा ये सवाल है कि क्या रोज़े की वजह से क्या कमज़ोरी होती है? देखिए, मेरे नज़र से ये एक एप्रहेंशन और डर है, क्योंकि इंसानी फितरत ये है कि इंसान लिविंग के लिए ग़िज़ा लेना चाहिए। अब जब आप ये रोक देंगे, खाने पीने से एब्सटिनेंस फ्रॉम फूड एंड लिक्विड्स होगा, तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है कि भाई मैं कमज़ोर हो जाऊंगा। मगर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसके हार्डली कोई नुकसानात है और इतने फ़ायदे हैं कि मैं आपको एक एक करके इंशाल्लाह इस इंटरव्यू के दौरान आपको बताते जाऊँगा। सबसे पहली बात, कमज़ोरी, हाँ, ये लोगों में थोड़ी बहुत कमज़ोरी महसूस कर सकते हैं, जैसा कुछ लोग बिना सहर के रोज़ा रह जाते हैं। सही बात। या डायबिटिक पेशेंट है और डायबिटिक पेशेंट ग़िज़ा कम लिया है सहरी में और उसके ऊपर से दवा भी खा लिए, जबकि ऑलरेडी इनकी ब्लड शुगर लेवल मेंटेन नॉर्मल पे है। हो सकता है डोसेज ज़्यादा हो तो थोड़ा बहुत कमज़ोरी महसूस कर सकते हैं। मगर अल्लाह ताला एक ऐसा निज़ाम दिया है कि आप जो भी ग़िज़ा लेते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये तीनों का मेटाबॉलिज्म, जज़्बा, हाजिमा जो है वो इतना इफ़ेक्टिव है। जैसा एक एग्जांपल मैं बताऊं, आपके पास एक छोटी करेंसी है, आप यूज़ कर रहे हैं, जब आपके पास वो एक्सेस हो जाएगी तो आप उसको एक बड़ी करेंसी में तब्दील करके रिज़र्व बैंक में आप उसको जमा करते हैं। जैसा लिवर यहाँ पे हमारी रिज़र्व बैंक है। और फास्टिंग के दौरान उस वक्त वो फिर से रिकन्वर्ट होती है, जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज और ग्लाइकोजिन। ग्लाइकोजिन एंड प्रोडक्ट है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का। तो वो फिर जब आप फास्टिंग करते हैं और बॉडी को रिक्वायरमेंट्स होते हैं और उस वक्त ब्लड स्ट्रीम में आपकी शुगर बराबर नहीं होती है, तो उस वक्त ग्लाइकोजिन रिकन्वर्ट होती है, फिर वो ग्लूकोज फॉर्म में आती है। अच्छा। ये मैं एक्सप्लेन करने में आपको इतनी देर लग रही है, मगर बहुत फास्ट ये प्रोसेस होता है जो क्रेब्स साइकिल हम बोलते हैं, उसके थ्रू उसमें फिर से वो एनर्जी आपको प्रोवाइड कर देती है बॉडी। इसका मतलब तो ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है सर के भाई कमजोरी। इसका मतलब जैसा आप कह रहे हैं, ग़िज़ा ग्लाइकोजन की शक्ल में, मतलब कार्बोहाइड्रेट की एक शक्ल होती है, एंड प्रोडक्ट है वो। हाँ, तो ग्लाइकोजन की शक्ल में लिवर यानी जिगर में ज़ख़ीरा होती है। जी हाँ। और ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल में फिर से आ जाए, इस्तेमाल फिर में से आता है। इस्तेमाल। जी हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल है कि क्या रोज़े से कोई जिस्म पे प्रेशर या टेंशन पैदा होता है, या टेंशन और प्रेशर पड़ता है? ब्लड प्रेशर कम होगा, क्योंकि आप जब फास्टिंग में रहेंगे तो आपके बॉडी फ्लूइड्स कम होंगे, तो वॉल्यूम जब कम होगा तो बीपी भी कम होगा। और दूसरी चीज़, अक्सर ग़िज़ा कम लेने से आपका सॉल्ट इंटेक कम रहेगा। सॉल्ट इंटेक कम रहने से, क्योंकि सॉल्ट एक हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल है जो मॉइस्चर या लिक्विड्स को एब्जॉर्ब करता है। नॉर्मली आप सॉल्ट जब ज़्यादा लेते हैं तो बॉडी में जो है बॉडी फ्लूइड्स बढ़ के ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। रोज़ों में तो और कम होगा, क्योंकि सॉल्ट इंटेक कम हो जाएगा।
रे। अच्छा डॉक्टर साहब, जब इंसान 30 दिन के जो रोज़े रखता है तो ऐसा मालूम हो रहा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम यानी हाजमी निज़ाम को पूरी तरह से छुट्टी मिल चुकी है, यानी पूरी तरह से रेस्ट मिल चुका है, लेकिन उसके बावजूद रोज़ों के दौरान हाजमी निज़ाम पे या डाइजेस्टिव सिस्टम पे किस तरह का असर पड़ता है? डाइजेस्टिव सिस्टम पे सबसे बेहतरीन इफेक्ट होता है, क्योंकि आप साल के 11 महीने जी कंटिन्यूसली यू आर ईटिंग समथिंग। हाँ जैसा एक एग्जांपल दूं मैं, आप पिज़्ज़ा ऑर्डर किए हाँ और पिज़्ज़ा खा रहे हैं और उसका जो बॉक्स है कचरा आप वहीं रखें, आपको साफ़ करने का मौका नहीं मिला है। जी हाँ मगर रोज़े में जो है आप डाइजेस्टिव सिस्टम को इतना रेस्ट दे रहे हैं कि टॉक्सिन्स जो वेस्ट प्रोडक्ट्स जमा हैं जी हाँ इंटेस्टाइन्स में या दूसरे ऑर्गन्स में, ये पूरे क्लीन होने का टाइम मिलता है। अच्छा, और अच्छा, उसको डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं हम। डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन लिवर और किडनी में होता है। अच्छा। यानी आप जो भी खाते हैं ग़िज़ा या दवा, हर चीज़ वो डिटॉक्सिफाई होती है लिवर और किडनी से। तो ये रोज़े के दरमियान बेहतरीन मौका मिलता है ये दो ऑर्गन्स को कि बॉडी में जो जहरीला मादा है उसको बाहर निकालें। अच्छा, दैट इज़ कॉल्ड डिटॉक्सिफिकेशन। राइट। तो डाइजेस्टिव सिस्टम फिर से रिन्यू हो जाता है, फिर से नए सिरे से शुरू हो जाता है। जी हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, आप तो मेडिकल प्रोफेशन से वाबस्ता हैं और आपके पास तो डायबिटिक मरीज़, डायबिटिक पेशेंट्स तो आते ही होंगे, तो कहते हैं कि रोज़ा रखने से बड़ी कमज़ोरी होती है डायबिटिक पेशेंट को, क्या ये वाकई में ये सही है? कमज़ोरी मैं आपको जैसा बताया, इट इज़ ओनली साइकोलॉजिकल। या इनिशियल पीरियड में जब इंसान को आदत होती है 3 टाइम खाने की, तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है कि भाई मैं आज 2 बार ही खाया हूँ और वो भी वक्फा काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो हो सकता है कमज़ोरी हो जाएंगी। मगर डायबिटीज़ पेशेंट्स में आपको मैं बता दूं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाता है रोज़े में। तो इंसुलिन का एक्शन और बेटर होता है, जो रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाता है। डायबिटीज़ में भी रोज़ा जो है काफ़ी इफ़ेक्टिव है, एज गुड एज मेडिसिन्स। राइट। नॉर्मली बॉडी रेजिस्ट करती है कुछ चीज़ों को एक्ट करने से, रोज़े में वो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। अच्छा, यानी हाई ब्लड प्रेशर या हाई शुगर लेवल वाले भी रोज़ा रख सकते हैं कहने का मतलब? हाई शुगर वाले तो और आसानी से रख सकते हैं। जी हाँ क्योंकि लो शुगर, हाइपोग्लाइसीमिया होने तक उनकी जो हाई शुगर है वो नॉर्मल लेवल्स तक आ जाएगी। अच्छा। और एक सिंपल चीज़ है कि लो शुगर या हाई शुगर के अगर आप डायबिटिक पेशेंट को समझा दें कि ये सिम्टम्स है, तो वो अप्रहेंशन और वो डर निकल जाएगा। जैसा लो शुगर में जो है लो बॉडी टेम्परेचर होता है, जिस्म ठंडा हो जाता है, जी हाँ। पसीने जाने लगते हैं और बॉडी थरथराने लगती है। ये लो ब्लड शुगर के सिम्टम्स है। हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर, हाइपरग्लाइसीमिया। जी। उस वक्त जो है बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और हाइपर वेंटिलेशन, सांस तेज़ी से चलने लगती है। ये अक्सर डायबिटिक पेशेंट्स को आइडिया रहता है कि अब शुगर ज़्यादा हो गई है या शुगर कम हो गई है, तो उस हिसाब से बहुत कम चांसेस होते हैं कि उसको मेडिकल एड की ज़रूरत हो। थोड़ा सा रेस्ट ले लें और वो ग्लाइकोजन रिकन्वर्ट होकर फिर ग्लूकोज फॉर्म में आ जाए। रेस्ट लेने तक मगरिब का टाइम हो जाएगा, इफ्तार का टाइम, तो फिर वो उसका जुबरान कर देंगे वो फिर। जी हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि डायबिटिक पेशेंट्स को भी इन बातों का शऊर रहना है, क्योंकि इन अलामत से ही वो बेहतर समझ जाएगा कि क्या ब्लड शुगर लेवल कम हुआ है या बढ़ा हुआ है। जैसा आप बता रहे हैं कि क्या क्या सिम्टम्स लो लेवल में होते हैं, हाई लेवल में होते हैं, तो इससे जो है डर निकल जाएगा पेशेंट का। और आप जो बता रहे थे कि कुछ लोगों में अप्रहेंशन है, ये अप्रहेंशन चला जाएगा, एक्सेप्ट रिफ्यू मैं आप जो जैसा बताया, दवा ज़्यादा हो गई या बिना सहरी के रह गए या फिर खाना ठीक से नहीं खाए और ऑलरेडी शुगर अगर लो थी, तो उसमें रोज़ा रहने से थोड़ा सा हाइपोग्लाइसेमिक सिम्टम्स, लो शुगर के सिम्टम्स आ सकते हैं। अच्छा। और मजबूरी के हालत में वैसे वक्त अगर डॉक्टर से रुजू करें तो इमीडिएट वो रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट करके अगर ज़रूरत पड़ने पे ग्लूकोज स्टार्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये जब कोई इंसान 30 दिन रोज़ा रखता है तो उस वक्त कहा जाता है कि जिस्म में पाए जाने वाले, जैसा अभी भी आप बताएं कि जिस्म में पाए जाने वाले जहरीले मादे जो होते हैं, जिनको टॉक्सिन्स कहते हैं, वो निकल आते हैं बॉडी से, मतलब खारिज हो जाते हैं। और जब खारिज भी हो जाते हैं तो शायद बॉडी की इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम में भी इजाफा होता होगा। डेफिनेटली। हाँ, यानी हर बॉडी में जो मल्टीपल सिस्टम्स है, हर सिस्टम को रेस्ट मिलता है। जी हाँ। सिंथेसिस ऑफ बॉडी सेल्स
हाँ। या बॉडी टिश्यूज़, जी। जैसा ग्रोथ हार्मोन थायरॉक्सिन, थायराइड में एक है जो ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं, वो थायरॉक्सिन एक्टिव हो जाता है, क्योंकि दूसरे जो सेल्स है जो शुगर कम होने की वजह से एक्टिव हो जाते हैं, वहाँ थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करने से सिंथेसिस टिश्यू और मसल स्ट्रेंथ फिर बढ़ने लगती है। अच्छा, ऐसे केसेस में राइट राइट, टिश्यू सिंथेसिस बोलते हैं हम टिश्यू उसको। सिंथेसिस। जी हाँ। अच्छा, जैसा नर्व सेल्स हैं, नर्व सेल्स। नर्व सेल्स के रीसिंथेसिस होती है, तो उसमें जो है ब्रेन का फंक्शन बढ़ जाता है। ब्रेन का फंक्शन बढ़ने से अल्जीमर्स या पार्किंसंस डिजीज जी जी। इट इज़ क्वाइट इफेक्टिव। ओहो। और ऐसे बहुत से वजूहत हैं, मैं आपको अगर चाहे तो बता सकता हूँ। जी हाँ जी। जैसा ब्लड प्रेशर है, हाँ हाँ। ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है अक्सर, जैसा सॉल्ट इंटेक कम होने की वजह से, ब्लड प्रेशर कम होने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। अच्छा, तो ब्लड सर्कुलेशन, दौरान अच्छा खून, होने हाँ, लगा। ब्लड जी सर्कुलेशन अच्छा होने से हार्ट का इम्प्रूवमेंट होता है, जी हाँ, माशाल्लाह। क्योंकि हार्ट को खुद सही भी कह ब्लड रहे चाहिए। हार्ट सारी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, मगर हार्ट खुद भी ब्लड की ज़रूरत होती है थ्रू कोरोनरी आर्टरीज, उनके जो शरीयान है उसको कोरोनरी बोलते हैं। जब हार्ट अच्छा फंक्शन करता है तो पूरे जिस्म के अज़ा, ब्रेन, लिवर, किडनीज, ये सब अच्छा फंक्शन करने लगते हैं। तो इनडायरेक्टली हार्ट के इम्प्रूवमेंट से दूसरे सिस्टम्स पे भी इफेक्ट पड़ता है। जी हाँ, जी हाँ। रोज़े की वजह से कल्ब यानी हार्ट जी हाँ, और फेफड़ों या लंग्स के लिए भी, ब्रेन, हाँ ब्रेन के लिए जी भी, हाँ, यानी तमाम अज़ा को फ़र्क पड़ता है, यानी रोज़े की वजह से। जी हाँ। अभी रिसेंटली फास्टिंग के ऊपर एक जापानीज साइंटिस्ट है, जी। योशिनोरी ओहोसुमी, हाँ हाँ। ऑटोफेजिया के ऊपर रिसर्च किए हैं, जिस पे उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है। हाँ हाँ। उसमें रिसर्च में ये मालूम हुआ है कि फास्टिंग के दौरान टी सेल्स जनरेट होते हैं। अच्छा। जैसा माइस में ट्राई किए, कुछ चूहों को पानी दिया गया, कुछ चूहों को पानी नहीं दिया गया। राइट। हाँ कुछ अरसे के बाद देखा गया है कि टी सेल्स जो है, जिसको पानी नहीं दिया गया, हाँ। वो काफ़ी इंक्रीज़ हुए हैं। और टी सेल्स एक इम्यून सिस्टम का इम्पॉर्टेंट सेल है, जिसको टी लिम्फोसाइट भी बोलते हैं। हाँ हाँ। इसकी फितरत ये है कि जो ख़राब सेल्स हैं बॉडी में, या कैंसरस सेल्स हैं या डेड सेल्स हैं, उसको खाने लगता है। यानी अपनी बॉडी के सेल अपने बॉडी के सेल्स को खाने लगता है। दैट इज़ कॉल्ड ऑटोफेजिया। ऑटोफेजी, ऑटोफेगस है वो, ये ग्रीक टर्म है, यानी अपने आप को खाना। राइट। ऑटो फास्ट ग्रोइंग ट्यूमर स्लो हो जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो ऐसे काफ़ी फायदे देखे गए हैं फास्टिंग में। फास्टिंग। जी हाँ। लॉन्जिटिविटी, हाँ। एजिंग प्रोसेस भी डिले होता है फास्टिंग में। अच्छा अच्छा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आजकल ट्रेंड चला हुआ है वेट रिडक्शन का, ओबेसिटी। जी हाँ जी हाँ। ओबेसिटी फास्टिंग में भी काफ़ी कुछ फ़ायदे हैं, जिससे फैट जो एक्सेस जमा है बॉडी में वो मोबिलाइज हो जाता है। जी। जैसा शरीयान आर्टरीज में अगर फैट एक्सेस हो तो वो अंदर जमा होता है जी। आर्टरीज के ब्लड वेजल के वॉल्स पे, उसकी वजह से नैरोइंग हो जाती है। नैरोइंग होने से ब्लड सर्कुलेशन कम होता है। जैसा इम्पॉर्टेंट आज़ा है हार्ट जी, तो वो कम होने की वजह से हार्ट को भी खिल्लत होती है अपने काम करने में, जिसको हम एंजाइना या इस्केमिक पेन्स बताते हैं हार्ट के। राइट राइट। तो वो भी फ़ायदा होता है इसमें फास्टिंग से, ये मोबिलाइज हो जाता है ये फैट। फास्टिंग से ये देखा गया है कि सिंथेसिस ऑफ न्यू नर्व सेल्स इंक्रीज हो जाती है। जी तो जब ब्रेन सेल्स न्यूरॉन्स तो जो डेड सेल्स हैं उसको बहुत फास्ट तरीके से या इन एक्सेसिव जो ऑलरेडी डेड हैं वहाँ सेल्स का रिप्लेसमेंट होगा। अच्छा। जब रिप्लेसमेंट होगा तो नेचुरली ब्रेन फंक्शन अच्छा होगा। तो ब्रेन फंक्शन अच्छा होने से एजिंग प्रोसेस डिले होगा। और पार्किंसन और जो अल्जीमर्स डिजीज़ है, जो एक एजिंग प्रोसेस है, दैट कैन बी पोस्टपोन्ड फर्दर, और जिसको बोलेंगे हम ग्रेसफुल एजिंग। ग्रेसफुल एजिंग। जी हाँ जी हाँ। ये होगा इससे। रोज़े की वजह से कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी का भी मतलब क्योर कर सकते हैं, लाइलाज बीमारी को भी क्योर कर सकते हैं। क्योर तो जी, क्योर आप जैसा बताएं तो क्योर यानी वो कोई दवाई तो दरियाफ्त नहीं की है, लेकिन मुझे लगता है कि कैंसर से बचने के एहतियाती तदाबीर उनने
खोज ली। हाँ, इनडायरेक्ट एविडेंस ये बताता है कि जैसा कीमोथेरेपी कर रहे हैं, हाँ, तो फास्ट करने पे वो टी सेल्स ज़्यादा होने की वजह से वो सेल्स अपने सेल्स को खा रहे हैं जो ख़राब डिजीज सेल्स हैं, बीमार सेल्स हैं, जिसको और ऑटोफैजी आप कह रहे थे, ऑटोफेजिया ऑटोफैजी कहते और हैं। दूसरा जो कीमोथेरेपी है जी। वो बेटर इफेक्टिव होंगे, यानी असिस्टेंस मिलेगा अच्छा, राइट। कीमोथेरेपी में। उधर से अपने सेल्स भी खा रहे हैं, इधर से दवा भी असर कर रही है। हाँ, तो इनडायरेक्ट एविडेंस ये है कि एक अगर लाइफ स्पैन किसी की कम है, वहाँ पे फास्टिंग करने वालों में लाइफ स्पैन थोड़ी और बढ़ जाएगी। अच्छा। तो इनडायरेक्ट एविडेंस है कि जी हाँ, दिस इज हेल्पिंग वही आप जैसा कह रहे थे, डिले इन एजिंग, कीमोथेरेपी या ट्यूमर्स देखे गए हैं जो ग्रो हो रहे हैं। अगर आप स्कैन कराएं या MRI कराएं तो देखें वो अरेस्ट हो जाते हैं ट्यूमर्स। अच्छा। दूसरे जिसको नहीं फास्टिंग नहीं कर रहे हैं उन लोगों में तेज़ी से ट्यूमर आगे बढ़ेगा, इन लोगों में स्लो हो जाएगा। अच्छा, यानी उनकी जिसामत साइज बढ़ती जा रही है। जी हाँ, इनकी कंट्रोल में रहेगी। कंट्रोल में रहेगी। डॉक्टर साहब, मेरा एक और सवाल आपसे है कि इफ्तार के वक्त हम लोग जब इफ्तारी करते हैं उसके बाद फ़ौरन ही एक आधे घंटे के बाद फिर रात का खाना खा लेते हैं, और रात का खाने के बाद फिर फजर सहरी के लिए उठते हैं, तो उसका जो वक्फा होता है बहुत कम रहता है। उसके बाद फिर सहर कर लेते हैं। तो ये तमाम ड्यूरेशन तकरीबन मुझे लगता है कि 4-5 घंटे के दौरान मुझे लगता है कि हम ओवर ईट करते हैं। तो इसको क्या हम तकसीम करते हुए मील को किस तरह से खाएं ताकि हमें भी कोई हाज़मी निज़ाम में किसी तरह का इफ़ेक्ट ना हो? वैसे तो इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए कि आप दिन में जब 3 मील्स लेते हैं जी, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एक स्पीड से काम करता है। जब आप इफ्तार करते हैं तो आप क्योंकि फास्टिंग कर रहे हैं, आप दिन भर से आप खाली पेट हैं और एसिड प्रोडक्शन जो पेट में एक बना हुआ है, जी हाँ, वो प्रोसेस जो है डाइजेशन को फास्ट कर देता है। अच्छा, ये वक्फे में। तो आप देखिए, इसीलिए सहर तक आपको फिर भूख लगेगी, फिर खाना खाएंगे। यानी मतलब बड़ी तेज़ी से डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। और एसिडिटी का जो अप्रहेंशन रहता है कि भाई फास्टिंग स्टमक में जो है एसिडिटी बढ़ सकती है, ऐसा नहीं होता है। आप नॉर्मल डेज में इतना ज़्यादा खाते हैं कि एसिड प्रोडक्शन बढ़ा के रखते हैं जी। वो इनिशियली थोड़ा सा आपको फील होगा, स्लोली वो एसिड प्रोडक्शन खुद कम हो जाएगा, क्योंकि आप 12 घंटे या 10 घंटे जब भी फास्टिंग करते हैं तो पेप्सिन सेल्स जो है बोलते हैं भाई हमको कुछ रेस्ट मिल गया है। अच्छा। तो आप देखेंगे रोज़ों के बाद जो है एसिडिटी काफ़ी लोगों में कम हो जाती है। जी हाँ। और मुझे लगता है ऐसा भी हम लोग तले हुए चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करना भी सही रहेगा, क्योंकि ये ऑयली फूड ही ज़्यादा परेशान करता है। हाँ, फ्राइड फूड्स तलन है, या जैसे एक्सेस किसी का ऑलरेडी लिपिड प्रोफाइल जी हाँ बढ़ा हुआ है, वैसे लोगों में ये जंक फूड वगैरह थोड़ा लिपिड प्रोफाइल और बढ़ा सकता है, जिसकी वजह से एक कंडीशन होता है एथेरोस्क्लेरोसिस। अच्छा। यानी शीरियान में जो है अंदर खून के रगों में चर्बी जमा होने लगती है, जिसकी वजह से उसका बोर नैरो होता है और सर्कुलेशन कम हो सकता है। तो जहाँ तक हो सके ये फ्राइड फूड्स और जंक फूड्स अवॉइड करें। एक कंडीशन जैसे सैल्मन फिश, वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखा है स्मोक्ड सैल्मन, धुएं पे उसको बनाने से इट इज़ प्रूव टू बी कैंसरस टू द स्टमक। तो ऐसे चीज़ें जो है अवॉइड कर लें, बेहतर है। अच्छा, कम से कम इस्तेमाल करें। हाँ, जिसमें डिफिशिएंसी है उन लोगों में थोड़ा बहुत जंक फूड एब्जॉर्ब कर लेगा, मगर जिसको ऑलरेडी लिपिड प्रोफाइल हाई है वो लोगों में तो नुकसान पहुंचा सकता है। जी हाँ। तो जहाँ तक हो सके अवॉइड करें। दूसरी चीज़ों से थोड़ा सा पेट भर सकते हैं, जैसा पानी की प्यास ज़्यादा अवॉइड करने के लिए, बचने के लिए वाटर एक्यूमुलेटिंग फ्रूट्स या वेजिटेबल्स है, वाटरमेलन है या खीरा है, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। जी हाँ। अच्छा, इस दौरान, रोज़े के दौरान स्लीप साइकिल में भी कुछ इफेक्ट होता होगा इनिशियली, क्योंकि बॉडी का एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है जी, जो आपकी ऑलरेडी सेट है। हाँ, जैसा हम डॉक्टर्स में देखा गया है, अगर दिन में हम जागते हैं और रात में सोते हैं, नाइट ड्यूटी के वक्त रात में जब जगते हैं तो दिन में फिर नींद नहीं आती है। तो दिस इज़ कॉल्ड ए बायोलॉजिकल क्लॉक। और बॉडी ऐसी चीज़ है जो स्लोली इसको एडजस्ट कर लेती है। अच्छा, कुछ अरसे के दौरान इनिशियली थोड़ी तकलीफ होगी, मगर बाद में बॉडी एडजस्ट करती है, फिर वो बायोलॉजिकल क्लॉक जो है फिर से चेंज होता है। मगर एक फिजियोलॉजिकल मैकेनिज़्म है जिसमें आप खाना खाने के बाद में
खून का दौरान पेट के तरफ बढ़ जाता है हाजिमे के लिए, अच्छा, और ब्रेन को जो है कम हो जाता है। ओहो, तो इसमें मैकेनिज्म का नाम है स्प्लैंक्निक वैजोडाइलेशन। स्प्लैंक्निक जो शेरियान जो आर्टरी और पेट को सप्लाई करती है, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, और ब्रेन को कम पहुँचने से सेरिब्रल इस्कीमिया, हाँ हाँ, ब्रेन को खून की कमी होती है, दैट इंड्यूसेस स्लीप, अच्छा, वो जो है नींद ला सकती है। दैट इज़ वन ऑफ द मैकेनिज्म्स ऑफ स्लीप। Right, तो यहाँ right. पे इनडायरेक्टली दैट इज़ आल्सो हेल्पिंग। आप जब खा लेते हैं इफ्तार में, जी हाँ, तो जी। पूरा सर्कुलेशन स्टमक और इंटेस्टाइन्स की तरफ है और ब्रेन की तरफ कम है, तो यू विल गो टू स्लीप, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि सेरेब्रल इस्कीमिया ब्रेन तो को कम पहुंचती है, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू ब्रेन, डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ ज़्यादा यानी हो जाता हाजमे है। की- ये नहीं कि हाँ, टोटली कट डाउन होता है, जी हाँ, जी हाँ, कम हो जाता है, क्योंकि हो जाता ब्रेन, लिवर, हार्ट और किडनीज, ये हाँ। 4 बड़े ऑर्गन्स हैं जहाँ पे मिनिमम 800 to 500 सीसी ब्लड सर्कुलेशन कंटिन्यूस होते रहता है, ओह। और ये टॉलरेट नहीं कर सकते इससे कम अगर हो। अच्छा, अच्छा, हाँ, तो ब्रेन में कम होने से दैट इज़ पार्ट ऑफ इंड्यूसिंग स्लीप। अगर ये कंटिन्यू होता रहा तो पेशेंट जो है बेहोश हो सकता है। ओह, राइट राइट, हाँ, तो ये मैकेनिज्म बॉडी खुद एडजस्ट करते Adjust रहती कर है। रही है। हाँ, जी हाँ, जी हाँ। आपको महसूस भी नहीं होता है, सही ब्रेन से सिग्नल्स जाते हैं कि भाई मेरे पास ग़िज़ा कम पहुंच रही है, ऑक्सीजन कम पहुंच रहा है, तो फिर हार्ट का फंक्शन बढ़ जाता है। हार्ट जो है फिर यानी brain को सब- ऑटोमेटिकली जब रोजे रखने लगेगा एक 5-6 दिन के बिल्कुल, बाद बिल्कुल, ऑटोमेटिकली बिल्कुल। सब बॉडी adjust एडजस्ट हो करने जाता लगेगी। है। जैसे ये- अडेप्टेशन प्रोसेस ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि नेग्लिजिबल नुकसानात हैं हाँ हाँ, और मैक्सिमम फ़ायदे हैं। अगर थोड़ा हिम्मत कर लें, हाँ, तो ये जो बीमारियों में मुब्तला है, जो चीज़ों के लिपिड्स बढ़े हुए हैं, एसिडिटी है, नींद बराबर नहीं ये है, तमाम चीज़ें खत्म ये हो सब जाएंगी। हो जाएंगे। आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि नेग्लिजिबल नुकसानात हैं और बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जी हाँ। हाँ, नाजरीन, अभी डॉक्टर कुतुबुद्दीन अंसारी साहब बता रहे थे कि रोज़े रखने की फजीलत क्या है, रोज़े रखने के साइंटिफिक बेनिफिट्स क्या होते हैं। आपने बताया कि जब कोई रोज़ा रखता है तो इंसान के जिस्म में पाए जाने वाले तमाम जहरीली मादे जो टॉक्सिन्स होते हैं वो जिस्म से निकल जाते हैं और इम्यून सिस्टम में इजाफा होता है, यानी इम्यूनिटी बढ़ती है। और आपने ये भी बताया कि ब्लड प्रेशर लेवल और शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है, और ये भी बताया आपने कि इंसान के जिस्म में जो चर्बी, जो ज़ायद चर्बी पाई जाती है वो घट जाती है, और साथ ही साथ इंसान के जिस्म का वज़न यानी वेट लॉस भी होता है। और आखिर में आपने ये बताया कि ब्रेन के फंक्शनिंग में भी सुधार आएगी। और बड़ा अच्छा वाक़या आपने सुनाया जापान के साइंसदान का, उन्होंने कैंसर से किस तरह से बच सकते हैं उस बारे में भी आपने बताया। डॉक्टर साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आप बड़े अच्छी बातें हमारे नाजरीन को सुनाएं। आपका बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपका भी बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में हम किसी और मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।